अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है बेटा सीए इंटर ग्रुप 2 की क्लासेस के अंदर। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अंदर। जो सब्जेक्ट है बेटा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है बेटा दैट इज आपका सब्जेक्ट नंबर 7, दैट इज पेपर नंबर 7, जिसका नाम है बेटा EIS-SM। EIS-SM दैट इज योर पेपर नंबर 7 ऑफ योर ग्रुप 2। अगर मैं बात करूं बेटा पेपर को स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट मुझे नहीं पहचानते। माय नेम इज सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मुझे बेटा 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है CA एज वेल एज CM में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। मैं आपके बेटा फाउंडेशन लेवल पे एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं दैट इज BCK, एज वेल एज बेटा इंटरमीडिएट पे एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं दैट इज EIS-SM। क्लियर है सर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सब्जेक्ट दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बेटा कुछ बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो बेसिक चीजें समझिए, उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके सब्जेक्ट से। मैं वो बेसिक चीजें आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा आप लोगों को मेरा पैटर्न समझ आ जाएगा किस तरीके से हम लोगों को क्लास के अंदर पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपके ग्रुप 2 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 7 है, पेपर नंबर 7 जो है बेटा दैट इज EIS-SM। सर EIS-SM जो ये सब्जेक्ट है, EIS स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज, EIS स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, and SM stands for strategic management. This is your paper number 7 of your group 2. That is EIS stands for enterprise information systems and strategic management. That is SM stands for strategic management. ये जो बेटा आपका सब्जेक्ट है EIS-SM, this subject is of 100 marks. दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से बेटा अगर मैं बात करूं 50 मार्क्स का आपका EIS है और 50 मार्क्स का आपका SM है। सर एक सब्जेक्ट है EIS-SM जिसके अंदर बेटा दो पार्ट हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A है बेटा EIS एंड पार्ट B है बेटा SM। पार्ट ए 50 नंबर का है, पार्ट बी 50 नंबर का है। कंप्लीट जो पेपर है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। क्लियर सर? अब अगर मैं बात करूं सर पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है, क्या सर हमें अलग अलग पास होना है? नहीं बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा, ध्यान से, आपके पास बेटा जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन पेपर आपको एक सिंगल मिलेगा जिसके अंदर बेटा दो सेक्शन होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको EIS के क्वेश्चंस दिखेंगे, पार्ट बी के अंदर आपको बेटा SM के क्वेश्चंस दिखेंगे। दूसरा पॉइंट सर, आपको जो आंसर शीट्स मिलेंगी, आपको जो आंसर शीट्स मिलेंगी, आंसर शीट्स मिलेंगी बेटा दो। क्वेश्चन पेपर एक आएगा, कान खुले, आंसर शीट्स मिलेंगी दो। एक आंसर शीट में आपको EIS दैट इज EIS के आंसर्स लिखने होंगे और एक आंसर शीट में आपको SM के आंसर्स लिखने होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट, हम लोगों का क्लास में पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा? सर हम लोगों का क्लास में पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल। दैट इज हम लोग क्लास के अंदर बेटा हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैं आपको क्लास के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा, रटवाने पे फोकस नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं क्लास के अंदर, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है सर कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद करवा दो, सर कुछ कोड्स के थ्रू याद करा दो। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, निमोनिक्स और कोड्स के थ्रू अगर आप लोग
रट्टाफिकेशन करोगे तो वो शॉर्ट टर्म है। तो मेरा फंडा बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा, मैं आपको क्रैमिंग नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं सर, क्लास के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम लोग बात करें जो भी चैप्टर हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बेटा मैं पूरे चैप्टर का एक चार्ट बनाऊंगा। दैट इज हम लोग क्लास के अंदर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे मास्टर चार्ट। ठीक है, मास्टर चार्ट का मतलब जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा। उसके बाद बेटा जब मास्टर चार्ट बन जाएगा उसके बाद जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का एक चार्ट अलग से बनेगा। समझ आ रहा है बेटा? सबसे पहले तो जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का चार्ट बनाएंगे और उसके बाद बेटा उस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग टॉपिक को समझ लेंगे तो ध्यान से सुन लो, जब हम लोग टॉपिक को समझ लेंगे तो मैं आपको क्लास के अंदर बेटा नोटिंग करवाऊंगा। इसका मतलब सर हम लोग क्लास के अंदर नोटिंग करेंगे। नोटिंग मतलब मैं आपको सारे के सारे नोट्स क्लास में ही प्रिपेयर करवाऊंगा। इसका मतलब सर आपको क्लास के अंदर मैं प्रॉपर आपके सारे हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा और वो जो नोटिंग मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा वो पूरी की पूरी नोटिंग आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही करवाऊंगा। सर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बेटा उस टॉपिक का पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बेटा मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा और वो जो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा वो आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपका इंस्टीट्यूट ना तो आपको पहचानता है ना मुझे पहचानता है। आपके इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपके स्टडी मॉड्यूल से। क्लियर है सर? आपके स्टडी मॉड्यूल से मतलब है आपके इंस्टीट्यूट को। तो मैं आपको जो भी नोटिंग करवाऊंगा कहीं ना कहीं बेटा मैं स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के करवाऊंगा। तो पहला पॉइंट ध्यान से, पहला पॉइंट बेटा मैंने आपको क्या बताया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर एक मिलेगा जिसके अंदर दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसको पार्ट ए पार्ट बी भी बोल सकते हो। पार्ट ए के अंदर बेटा आपको ईआईएस के क्वेश्चंस दिखेंगे, पार्ट बी के अंदर बेटा आपको एसएम के क्वेश्चंस दिखेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा आपको जो एग्जाम के अंदर आंसर शीट्स मिलेंगी वो आंसर शीट्स दो मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर एक, आंसर शीट्स दो। एक आंसर शीट में आपको ईआईएस का कंटेंट लिखना होगा, एक आंसर शीट में आपको एसएम का कंटेंट लिखना होगा। तीसरा पॉइंट बेटा क्लास के अंदर हमारा पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा बेटा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा। चौथा पॉइंट बेटा जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर का सबसे पहले मैं एक आपको चार्ट बनवाऊंगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट के अंदर आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का अपना अलग चार्ट बनेगा। क्लियर? उसके बाद जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास के अंदर, ध्यान से जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर आपको उस कॉन्सेप्ट का या उस टॉपिक का जो भी कंटेंट है वो हैंड रिटन नोट्स आपके क्लास के अंदर ही प्रिपेयर करवाऊंगा, नोटिंग करवाऊंगा और नोटिंग करवाते टाइम मैं आपके स्टडी मॉड्यूल को ही बेस मानूंगा। क्लियर सर? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अब ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं बेटा, आपको नोटिंग के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एक रजिस्टर ईआईएस के लिए मेंटेन करोगे, एक रजिस्टर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट इज एसएम के लिए मेंटेन करोगे।
बिकॉज ईआईएस एज वेल एज एसएम दोनों के अंदर ही मैं आपके हैंड रिटन नोट्स क्लास में ही बनवाऊंगा। ध्यान से सुन लीजिए एक और पॉइंट, जब मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा तो बेटा कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलते हैं। उन कीवर्ड्स को मैं बेटा आपको अंडरलाइन करवाऊंगा या बेटा आपको बोलूंगा हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो आपको क्लास के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और एक हाइलाइटर रख लो क्लास में। हाइलाइटर से आप उन कीवर्ड्स को क्या कर लो बेटा, हाईलाइट कर लो। हाइलाइटर नहीं है तो बेटा आपको डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लो। जैसे आप ब्लू कलर के पेन से नोटिंग कर रहे हो तो आप रेड कलर का पेन यूज कर लीजिए। उन रेड कलर के पेन से आप उन कीवर्ड्स को क्या कर लेना बेटा, अंडरलाइन कर लेना। मैं आपको ये कीवर्ड्स जो अंडरलाइन करवाऊंगा, ये अंडरलाइन या हाईलाइट इसलिए करवाऊंगा बिकॉज आपको इन कीवर्ड्स को अपने एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो कीवर्ड्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करवाऊंगा या जिसको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, इन कीवर्ड्स को आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्लियर है सर आपको? अगर मैं बात करूं सर, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर सर? आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से अगर मैं बात करूं सर, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो एक मिलेगा, आंसर शीट्स 2 मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे बेटा वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, क्रैमिंग पे हमारा फोकस नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उस चैप्टर का पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा कि उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट मतलब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। दूसरी बात, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का भी एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में समझाऊंगा, मैं हर कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद बेटा नोटिंग करवाऊंगा, और नोटिंग जो भी मैं आपको करवाऊंगा वो नोटिंग आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिंग के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज आपके नोट्स जो हैं क्लास के अंदर ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और दूसरी बात, रजिस्टर जब मेंटेन करोगे तो साथ में एक हाइलाइटर रखो, क्योंकि जब मैं नोटिंग करवाऊंगा तो मैं कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन करवाऊंगा, उन कीवर्ड्स को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो या किसी डिफरेंट कलर के पेन से क्या कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स को आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब अगर आगे आगे बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं कुछ बेसिक चीजें, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं, मैं आपको जो बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा, ध्यान से, मैं आपको बेटा जो बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं 3 बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको बेटा 3 बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा। एक बुक जो होगी वो ईआईएस की बुक होगी, एक बुक आपको एसएम की मिलेगी, और एक बुक मिलेगी आपको बेटा एमसीक्यू। सर ये जो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो सेट आपको प्रोवाइड मिलेगा, दैट इज 3 बुक्स मिलेंगी आपको। 1 बुक फॉर ईआईएस, 1 बुक फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड 1 इज एमसीक्यू बुकलेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर, इन बुक्स को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको ये बुक्स उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इन बुक्स से ज्यादा मैं आपको क्लास में ही क्या बनवा दूंगा, नोट्स बनवा दूंगा। क्लियर है सर? तो स्टूडेंट मुझसे पूछता है सर कितनी बुक्स मिलेंगी, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा 3 बुक्स मिलेंगी, 1 फॉर ईआईएस, 1 फॉर एसएम एंड 1 इज एमसीक्यू बुकलेट। सर एक चीज का ध्यान रखना, इन बुक्स से ज्यादा मैं आपको क्लास में नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा। तो ये जो नोट्स मैं आपको क्लास में प्रिपेयर करवाऊंगा, दैट नोट्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू दीज बुक्स। क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग आपके सब्जेक्ट पे, दैट इज ईआईएस एसएम। सर एक चीज, ये कुछ मैंने बेसिक चीजें आपको इसलिए बताई हैं बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा क्लास के अंदर। ठीक सर?
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी आपको। दैट इज आप इजिली इस सब्जेक्ट के अंदर इजिली मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ते टाइम पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मस्ती भी करेंगे क्लास के अंदर, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन बेटा जब मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं उस टाइम पे आपका फोकस रहना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। दूसरी बात, कभी भी कोई भी डाउट हो आप इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं आपको अपना नंबर अभी प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं सर, आपका जो सब्जेक्ट है EIS-SM, मैंने अभी आपको बताया ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें बेटा EIS का कंटेंट है 50 मार्क्स का, SM का कंटेंट है 50 मार्क्स का। ठीक है, अब सर ये जो 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, इस 100 मार्क्स में से बेटा आपके 30 मार्क्स के आएंगे MCQ। ठीक है, और आपके 70 मार्क्स के आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। सर अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, पता भी होगा कुछ स्टूडेंट्स को, मींस 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड। 100 नंबर के पेपर में से बेटा 30 नंबर के MCQ आएंगे, 70 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब सर ये 30 नंबर के जो MCQ आएंगे, ये 30 नंबर के MCQ कैसे आएंगे? 50 नंबर का जो EIS है इसमें बेटा 15 नंबर के MCQ आएंगे और रेस्ट 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप। सेम इज द केस फॉर SM का जो कंटेंट 50 नंबर का है बेटा, इस 50 में से 15 नंबर के MCQ आएंगे, रेस्ट 35 नंबर के आएंगे बेटा आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप। सर वापस बोल रहा हूं, जो 30 नंबर के MCQ आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस 30 नंबर के MCQ में से 15 नंबर के MCQ आएंगे EIS से और 15 नंबर के MCQ आएंगे बेटा SM से। तो इक्वली डिवाइडेड है बेटा, EIS से 15 के MCQ, SM से 15 के MCQ। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा हुआ है तो इस 30 नंबर के MCQ में से बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूं बेटा, आप 25 से 27 नंबर इजिली ग्रैब कर सकते हो, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूं। आप मुझे बताओ बेटा, अगर 25 नंबर MCQ में आ गए, क्या मुझे बताओ 70 में से 35 नंबर नहीं ला सकते? 70 में से 35 आते ही आपकी एग्जामिशन पक्की है। ठीक है, तो मेरा टारगेट, वापस बोल रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू क्रैमिंग, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछता है, लेकिन बेटा 50% क्वेश्चंस बेटा कॉन्सेप्चुअल पूछता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब एक सिचुएशन बना दी जाती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे बेटा वो क्वेश्चंस पूछेगा, और उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस पूछेगा तो बेटा आपका एनालिसिस लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। क्लियर है सर? आज मैं सिर्फ EIS की बात करूंगा आपसे, SM की बात नहीं करूंगा। तो आज हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं बेटा? EIS की। ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये जस्ट मैंने आपको ये बेसिक चीजें समझाई हैं, इसमें नोट करने वाली कोई चीज नहीं है। जब नोटिंग की बात आएगी तो मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा, आज किसी के पास रजिस्टर नहीं है तो कोई भी आप पेपर ले लीजिए जिसपे आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोग रजिस्टर को मेंटेन कीजिए। क्लियर है सर? स्टार्ट करते हैं बेटा आपके EIS से। स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पार्ट A, दैट इज EIS। सर EIS की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स।
एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सबसे पहली चीज सर सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज सर सिलेबस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा ईआईएस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर बेटा अगर मैं बात करूं टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर क्या बस 5 ही चैप्टर्स हैं? हाँ बेटा 5 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जो चैप्टर्स हैं वो एक चैप्टर महाभारत है, एक चैप्टर बेटा रामायण है। इसका मतलब सर 2 चैप्टर, 5 में से 2 जो चैप्टर हैं वो बहुत वाइड चैप्टर है, ठीक है। सर 5 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? देखिए पहला जो चैप्टर आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, दैट इज फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। फोर्थ जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, नाम सुना बेटा अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या बोलते हैं इसको? ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ई कॉमर्स। तो फोर्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ई कॉमर्स कॉमा एम कॉमर्स एंड emerging technologies। e-commerce, m-commerce and emerging technologies। लास्ट जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, दैट इज प्योर बैंकिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोर बैंकिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म बेटा CBS। तो दीज आर दी टोटल 5 चैप्टर्स। These are the total 5 chapters that covers the whole syllabus of EIS. Sir, these are the total 5 chapters that covers the whole syllabus of EIS. क्लियर है सर? ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक। अब वापस ध्यान से, सर सबसे पहला चैप्टर जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से, सबसे पहला चैप्टर जो क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 3। आगे जो लिख रहा हूं चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे। आपके मॉड्यूल ने दे रखा है चैप्टर नंबर 3, हम पढ़ेंगे इसको सबसे पहले। तो हम लोग क्लास में हमारा पढ़ने का तरीका और आपके मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1, जिसके आगे मैं लिख रहा हूं चैप्टर 2। तो हमारा क्लास में पढ़ने का तरीका और आपके मॉड्यूल का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। कंफ्यूज मत होना, सर आपने कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करा दिया? बेटा चैप्टर नंबर 3 हमें इसलिए पहले पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे तो हमारे को आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल। जब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आपके मॉड्यूल का,
फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 4 ऑफ योर मॉड्यूल। जब चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा आपके मॉड्यूल का, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 2 या चैप्टर 5, कोई भी ले लो, हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे। जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बेटा कोर बैंकिंग सिस्टम। तो एक चीज वापस बोल रहा हूं बेटा, हमारा क्लास में पढ़ने का सीक्वेंस और आपके मॉड्यूल का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके मॉड्यूल ने जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो है मॉड्यूल में वो स्टार्ट करेंगे। मींस हमारे क्लास में पढ़ने का तरीका और आपके मॉड्यूल के सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये आपके सामने मैंने जो सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस आपके मॉड्यूल के हिसाब से लिखा है, लेकिन आगे हम लोग किस सीक्वेंस में क्लास में पढ़ेंगे वो मैंने लिखा है। दिस इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ ईआईएस। ये आपका सिलेबस है बेटा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का सिलेबस है। सर अब कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बेटा सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वाइड जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये सबसे ज्यादा वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 सबसे ज्यादा वाइड चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इज मच मोर वाइडर। chapter number 3 chapter number 4 is much more wider compared to other chapters। तो ये जो दो चैप्टर हैं, ये दो चैप्टर जैसे मैंने बताया था, एक महाभारत है एक रामायण है, लेकिन बेटा चैप्टर नंबर 3 सबसे ज्यादा वाइड चैप्टर है। ठीक है, अब ये आपका कुछ सिलेबस है, सबसे पहले आप इस सिलेबस को नोट करो। ये आपका ईआईएस का सिलेबस है, नोट करो। ये जो सीक्वेंस है इधर लेफ्ट साइड वाली सीक्वेंस 1 2 3 4 5, ये आपके मॉड्यूल की सीक्वेंस है। आगे किस सीक्वेंस में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ये बेटा क्लास की सीक्वेंस है। ये आपके मॉड्यूल की सीक्वेंस है और ये आपके क्लास की सीक्वेंस है। ठीक है, जल्दी से बेटा सिलेबस को कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो सबसे पहले एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले आप इस सिलेबस को कॉपी कीजिए और इस सीक्वेंस को कॉपी जरूर करना, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्लास के अंदर तो चैप्टर नंबर 1 कुछ और, सॉरी मॉड्यूल में तो चैप्टर नंबर कुछ और था 1 और क्लास में तो आपने कुछ और कराया। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि हम लोग क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल, जो बहुत वाइड चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए सिलेबस को। फिर बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ईआईएस सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे सीए के करिकुलम में ईआईएस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा, फटाफट सिलेबस। एक चीज और, अगर किसी की नोटिंग दैट इज कोई कॉपी नहीं कर पाता और मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको इनफ टाइम दूंगा कि आप नोट्स दैट इज जो भी आप नोटिंग कर रहे हो वो कर पाओ। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे
हम लोग हाथ के हाथ टॉपिक के बाद या चैप्टर के बाद हाथ के हाथ एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहेंगे। मैं आपको घर पे सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा, सारी चीजें मैं क्लास में ही कंप्लीट करवा दूंगा। मैं एमसीक्यू भी क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना सर, मैं आपको क्लास में ही 100% सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, घर के लिए कोई भी चीज मैं पेंडिंग नहीं दूंगा। हो गया बेटा? तो टोटल बेटा कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल बेटा 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग, यहां तक हो गया। अब आते हैं हम लोग सबसे पहली चीज पे। मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले सर ये जो सब्जेक्ट है ईआईएस, ये जो सब्जेक्ट है सर ईआईएस, क्या फुल फॉर्म है ईआईएस की? जल्दी से रिकॉल करो, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली चीज, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है और हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है कंप्यूटराइज सिस्टम्स के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है बेटा? कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के बारे में। मींस आपको कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। सर क्यों पढ़ना है? क्यों ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों आया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बेटा एक चीज सोचो, आप सीए बनने के बाद, आप सीए बनने के बाद बेटा आइदर जॉब करो या बेटा आप प्रैक्टिस करो। खुद सोचना, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप सीए बनने के बाद या तो बेटा जॉब करो या बेटा अपनी प्रैक्टिस करो। मुझे बताओ, जॉब करोगे तो क्या जहां भी जिस भी कंपनी में आप जाके जॉब करोगे, क्या वहां सारा काम मैनुअल हो रहा होगा? नहीं बेटा, जब आप जॉब करोगे तो जॉब करोगे तो सारा का सारा काम, जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे, सारा काम हो रहा होगा बेटा कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करोगे तो मुझे प्रैक्टिकली बताओ, अगर अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप मुझे बताओ सारा का सारा काम क्या मैनुअली करोगे? नहीं भाई, आप जो भी प्रैक्टिस करोगे सारा का सारा काम कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही तो करोगे। तो मुझे एक बात प्रैक्टिकली बताओ, सीए बनने के बाद आपको सारा का सारा काम करना पड़ेगा बेटा कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंप्यूटराइज सिस्टम्स। मींस सीए बनने के बाद आपको सारा का सारा काम करना पड़ेगा कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू। तो आप मुझे बताओ, जब आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज को दिमाग में रख के कि आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज हो, इसी चीज को दिमाग में रख के ईआईएस सब्जेक्ट आपके सीए के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब्जेक्ट आपको किस चीज की नॉलेज देगा बेटा? कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज देगा। ठीक है, क्यों बेटा? प्रैक्टिकली सोचो, मुझे बताओ बेटा, ग्रुप 1 में आपने अकाउंट्स पढ़ा, अब मैं आपके ग्रुप से लिंक करता हूं। ग्रुप 1 में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपने ग्रुप 1 में पढ़ा बेटा टैक्सेशन। आप मुझे बताओ, सीए बनने के बाद अकाउंटिंग, टैक्सेशन जो भी चीज आप करोगे, मुझे बताओ बेटा क्या ये सब कुछ मैन्युअली करोगे? मैन्युअली करोगे? नहीं भाई, आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम करोगे, आप टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी काम करोगे, वो सारा का सारा काम किसके थ्रू करोगे बेटा? कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो मुझे बताओ बेटा, जब तक आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप बेटा कोई भी टास्क, कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपने नाम सुना हो बेटा
आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, तो मुझे बताओ अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम करोगे ना बेटा आप टैली के थ्रू। टैली नाम सुना होगा। अब मुझे बताओ बेटा टैली इज व्हाट? अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। टैली इज व्हाट? अ सॉफ्टवेयर। टैक्सेशन, आप जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम करोगे, जैसे आप मुझे बताओ सीए बनने के बाद आप किसी क्लाइंट की आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो मुझे बताओ बेटा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल क्या मैनुअली करोगे? नहीं भाई, आप टैक्सेशन का सारा काम करोगे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के थ्रू। अगर मैं बात करूं फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटेक्स। और इवन आप आर्टिकलशिप जब करोगे, आर्टिकलशिप करोगे तो आप बेटा सारा का सारा जो भी काम करोगे टैक्सेशन से रिलेटेड वो कंप्यूटेक्स पे करोगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम करोगे बेटा टैली के थ्रू। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप लोग यूज करोगे। तो इन सब चीजों की नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है ईआईएस सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज ईआईएस सब्जेक्ट आपको किस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है? कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज। जब तक आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप इन फ्यूचर कोई भी टास्क को, कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को दिमाग में रख के आपके सीए के करिकुलम में ईआईएस को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। तो ईआईएस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम्स। आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज के बारे में समझाया जाएगा, जो आप फ्यूचर में जाके क्या करोगे बेटा? यूज करोगे। आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ ना, आज की डेट में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे कंप्यूटर नहीं लगा हुआ? आप मुझे बताओ, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में सारा काम हो रहा है कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू। तो आपको कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज को दिमाग में रख के आपके सीए के कोर्स करिकुलम में ईआईएस सब्जेक्ट को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा ये सब कुछ। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, ऑडिट अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ सब्जेक्ट। मेरी क्लास के बाद ऑडिट का इंट्रोडक्शन होगा। आप प्रैक्टिकली ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है बेटा चेकिंग। चेकिंग करना, किस चीज की चेकिंग करना बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी प्रिपेयर करती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना। ठीक है। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली एक चीज और बताओ मुझे। अब मैं बोल रहा हूं बेटा आपको मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है। अब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, आपको अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना है तो आपको जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट करी हैं, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए ना। तभी तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या कर पाओगे? चेकिंग कर पाओगे। दूसरी बात, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम करना है, ठीक है, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे। आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी काम करना है उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे। तो ये सब चीजें जब फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे तो आपको कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज को दिमाग में रख के आपके सीए के करिकुलम में ईआईएस सब्जेक्ट को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। तो दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम्स। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा, यहां तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर से। मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 5 चैप्टर्स हैं। कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसका क्या बनेगा? एक मास्टर चार्ट। देखो मैंने बताया था ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक मास्टर चार्ट बनाएंगे। मास्टर चार्ट मतलब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू।
कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, फिर जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का एक चार्ट बनेगा। समझ आया? अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपके चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। देखिए आपके चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल, जो क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। सबसे पहली चीज सर, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें पढ़ने टोटल 6 टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, दैट टॉपिक इज हार्डवेयर। पहले आप सामने देखिए, फिर नोटिंग करेंगे। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट टॉपिक इज नेटवर्क्स। फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट टॉपिक इज डीबीएमएस। फुल फॉर्म डीबीएमएस की होती है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट इज कंट्रोल्स। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है, दैट इज ऑडिट टूल्स। अब एक चीज समझ आ रही है, मैंने आपके सामने क्या बनाया है? ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये बनाया है बेटा मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट का मतलब हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर। हमें पढ़ना है बेटा टोटल 6 टॉपिक। पहला टॉपिक हार्डवेयर, दूसरा टॉपिक सॉफ्टवेयर, तीसरा टॉपिक नेटवर्क, फोर्थ टॉपिक इज डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ टॉपिक इज कंट्रोल्स एंड सिक्स्थ टॉपिक इज ऑडिट टूल्स। ये क्या है बेटा? ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर मास्टर चार्ट ऑफ द चैप्टर। इससे आपको ये चीज पता रहेगी कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर टॉपिक का अपना अलग चार्ट बनेगा, सॉफ्टवेयर टॉपिक का अपना अलग चार्ट बनेगा, नेटवर्क टॉपिक का अपना अलग चार्ट बनेगा, डीबीएमएस का अपना अलग चार्ट बनेगा, कंट्रोल्स का अपना अलग चार्ट बनेगा, ऑडिट टूल्स का अपना अलग चार्ट बनेगा। समझ आ रहा है कुछ पढ़ने का तरीका? ठीक है, जल्दी से इस मास्टर चार्ट को कॉपी कीजिए। फिर स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3, दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा। अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा हमारा क्लास में पढ़ने का तरीका। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मास्टर चार्ट पर बनाएंगे। मास्टर चार्ट के बाद टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स का अलग चार्ट बनेगा। टॉपिक्स का चार्ट बनने के बाद हम लोग उन टॉपिक को समझेंगे और नोटिंग करेंगे। जल्दी से बेटा इस मास्टर चार्ट को ड्रॉ कीजिए।
बन गया बेटा। दिस इज व्हाट योर मास्टर चार्ट। अब हम लोग मास्टर चार्ट बनने के बाद सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हार्डवेयर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर जिनको पता है हार्डवेयर के बारे में, लेकिन बेटा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी को बिल्कुल नहीं पता। दैट इज बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास 11th-12th में कंप्यूटर्स होता है, लेकिन बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कुछ चीजें। तो बेटा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग बेटा सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट टॉपिक इज हार्डवेयर। सर हार्डवेयर जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इस हार्डवेयर टॉपिक के अंदर हमें टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं। आप सामने देखते जाओ। सबसे पहला हमें पढ़ना है बेटा हार्डवेयर, जिसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड टाइप का हार्डवेयर हमें जो पढ़ना है, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड टाइप का हार्डवेयर जो हमें पढ़ना है, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड लास्ट टाइप का हार्डवेयर हमारे को जो पढ़ना है, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक। अगर मैं बात करूं सर इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमें पढ़ना है बेटा कीबोर्ड। सर क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो? बेटा बच्चों वाली चीजें नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं। माउस, माइक, जिसको बेटा माइक्रोफोन भी बोलते हैं, स्कैनर, वेबकैम, आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो आउटपुट डिवाइसेस में आपको पढ़ना है प्रिंटर, वीडियो, वीडियो की फुल फॉर्म होती है बेटा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर, वीडियो एंड लास्ट वन इज बेटा आपको जो पढ़ना है, दैट इज स्पीकर। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको एक ही डिवाइस पढ़नी है, दैट इज सीपीयू। यहां मैंने बेटा देखो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस लिखा है। एक ही डिवाइस पढ़नी है, दैट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बेटा हम लोग कई बार प्रोसेसर भी बोलते हैं, कई बार बेटा माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर बेटा हमें पढ़नी है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और एक हमें पढ़नी है बेटा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। तो दिस इज व्हाट योर टॉपिक नंबर 1। अब आपको एक चीज समझ आई, पहला चार्ट जो हमने बनाया था वो था बेटा मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट मतलब हमारे को टोटल चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला चार्ट जो बनाया, दैट इज टॉपिक नंबर 1 हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमें बेटा टोटल कितने तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं? टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में टोटल हमें कितनी डिवाइसेस पढ़नी है बेटा? 5। पहली डिवाइस कीबोर्ड, दूसरी माउस, तीसरी माइक, माइक को हम लोग माइक्रोफोन भी बोलते हैं, फोर्थ वन इज स्कैनर, फिफ्थ वन इज वेबकैम। आउटपुट डिवाइसेस में हमें पहली पढ़नी है प्रिंटर, दूसरी पढ़नी है वीडियो, वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तीसरा पढ़ना है स्पीकर। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमें एक ही डिवाइस पढ़नी है, दैट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू को कई बार बेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, कई बार माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। एंड स्टोरेज डिवाइसेस में हमें कितने तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ने हैं? 3। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। अब आप एक चीज खुद सोचो, मैं आपको चार्ट्स क्लास में बनवा रहा हूं, इसका मतलब सर आपको आप बनाते टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने टॉपिक हैं चैप्टर में और टॉपिक के अंदर हमें कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। जैसे बेटा आप प्रैक्टिकली सोचो, ये जो चार्ट आपके सामने मैंने बनाया था दैट इज द चैप्टर, होल चैप्टर, पूरे चैप्टर का चार्ट। उसके बाद हमने जो पहला चार्ट बनाया ये टॉपिक नंबर 1, दैट इज चैप्टर के अंदर जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उसका चार्ट बना। इसीलिए बेटा मैं आपको चार्ट बुक अलग से प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। आप मुझे बताओ, जब हम लोग क्लास में ही सारे चार्ट्स को बना रहे हैं तो चार्ट बुक अलग से देने का कोई फायदा नहीं है। और इन चार्ट्स को बनवाने के पीछे का लॉजिक क्या है? जब आप अपना सेल्फ रिवीजन करोगे तो चार्ट्स को सामने रख के रिवाइज करोगे तो फ्रीक्वेंट रिवीजन होगा। क्लियर सर? जल्दी से टॉपिक नंबर 1 हार्डवेयर का चार्ट बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा हार्डवेयर। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और नोटिंग करेंगे। ध्यान से, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस लिखा है, एक ही डिवाइस है। ठीक है? स्टोरेज डिवाइसेस 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल। टॉपिक नंबर 1 हार्डवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, माइक, माइक को माइक्रोफोन भी बोलते हैं, स्कैनर, वेबकैम। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, वीडियो, वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, स्पीकर। प्रोसेसिंग डिवाइस में एक ही डिवाइस है दैट इज सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल। बन गया? अरे मालिक बन गया चार्ट?
बन गया सर। अब स्टार्ट करते हैं सर टॉपिक नंबर 1 दैट इज हार्डवेयर से। सर सबसे पहले तो हार्डवेयर की डेफिनेशन मुझे एक बार बताओ बेटा सर, हार्डवेयर की डेफिनेशन, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? सारे कान खुले सामने देखो बेटा, वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के, जिनको जोड़ के दैट कॉन्स्टिट्यूट, जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स या उन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। समझ आई डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं सर? हार्डवेयर का मतलब क्या है? वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स, उन सारे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। सर एग्जांपल, आप मुझे बताओ बेटा, मैं कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने गया, तो मुझे बताओ बेटा मेरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनेगा? मैं कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड माउस, मैं कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर, इन सारे कंपोनेंट्स को क्या करूंगा? इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ूंगा, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना, उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या निकल रही है? हार्डवेयर आर दी कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब एक पॉइंट, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, इन कंपोनेंट्स को ध्यान से, इन कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम लोग देख सकते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम लोग फील कर सकते हैं। इसलिए इसलिए इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल, या बेटा क्या बोलते हैं? टेंजिबल कंपोनेंट्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सबसे पहली चीज सर, हार्डवेयर की डेफिनेशन, हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स, उन सारे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा हार्डवेयर। सर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं। इसलिए उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स। और टेक्निकली फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल कंपोनेंट्स। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या निकल रही है? ध्यान से, हार्डवेयर, ध्यान से, हार्डवेयर, हार्डवेयर इज दी, हार्डवेयर इज दी टेंजिबल, हार्डवेयर इज दी टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर इज दी टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। या टेंजिबल पोर्शन का मतलब वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे फिजिकल या टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कितने तरीके के हार्डवेयर हमें पढ़ने हैं? टोटल 4 तरीके के हार्डवेयर हमें पढ़ने हैं। पहला हार्डवेयर जो हमें पढ़ना है दैट इज इनपुट डिवाइसेस। दूसरा हार्डवेयर जो हमें पढ़ना है दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा हार्डवेयर जो हमें पढ़ना है दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। और लास्ट जो हमें हार्डवेयर पढ़ना है दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। समझ आया मतलब? तो हार्डवेयर की डेफिनेशन, कान खुले,
हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या हार्डवेयर इज द tangible component that constitute our computer system. It consists of devices such as input, output, processing and storage. आप देखो चार्ट में यही तो लिखा था। पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन के बाद हार्डवेयर के टाइप्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब मुझे बताओ क्या कीवर्ड निकल रहा है हार्डवेयर में जो कीवर्ड निकल रहा है दैट इज टेंजिबल। तो वापस से डेफिनेशन, हार्डवेयर का मतलब वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर। कितने तरीके के हार्डवेयर होते हैं बेटा? 4, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। ठीक, तो हार्डवेयर इज द टेंजिबल कंपोनेंट्स या टेंजिबल पोर्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर कंप्यूटर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस सच एज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। क्लियर डेफिनेशन? पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन अपडेट कीजिए। अपडेट करने का मतलब नोट करो, जो मैं अब नोट करवा रहा हूं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पे। हेडिंग डाल लो बेटा हार्डवेयर, हेडिंग डाल लो बेटा हार्डवेयर, डैश डाल के लिखो हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन, हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। Hardware is the tangible portion of our computer system. That is something we can touch, see and feel. Tangible का मतलब समझा रहा ना? Tangible का मतलब क्या? जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो डेफिनेशन में पहला आपने क्या लिखा? हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। दैट इज समथिंग वी कैन टच, सी एंड फील। दैट इज समथिंग वी कैन टच, see and feel. फुल स्टॉप। अब कितने तरीके के हार्डवेयर आपको पढ़ने हैं? 4, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो हार्डवेयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस, हार्डवेयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस, hardware basically consists of devices that perform the functions of, hardware basically consists of devices that performs the function of, hardware basically consists of devices that performs the function of input, output, processing and storage activity of computer. Hardware basically consists of devices that perform the function of input, output, processing and storage activity of computer. तो डेफिनेशन क्लियर है बेटा? क्या लिखा? हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, फील एंड सी। हार्डवेयर बेसिकली
perform the function of input, output, processing and storage activity of computer। इसका मतलब हार्डवेयर कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अंडरलाइन दी बेटा वर्ड टेंजिबल पोर्शन, टेंजिबल पोर्शन। क्लियर है सर? यहां तक क्लियर डेफिनेशन? तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या लिखी है आपने? हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, फील एंड सी। फुल स्टॉप। हार्डवेयर परफॉर्म्स द फंक्शन दैट इज इनपुट, कॉमा आउटपुट, कॉमा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है सर? अब सिंपल लैंग्वेज में हार्डवेयर का मतलब वो सारे कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर। ठीक है। अब वो सारे कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल या फिजिकल कंपोनेंट्स। इसलिए कीवर्ड क्या निकल रहा है? टेंजिबल। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप के हार्डवेयर पे। सबसे पहले टाइप का हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। सर इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? ध्यान से सुनिए। वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर, वो डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर, वो डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर, वो डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। वो डिवाइसेस या वो हार्डवेयर जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, उन सारी डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। आप मुझे बताओ बेटा इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब जिन डिवाइसेस के थ्रू मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूं, उन सारी डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपके मॉड्यूल ने क्या लिखा? कान खोले। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस through which user interact with कंप्यूटर सिस्टम। समझ आया वर्ड क्या लिखा? आप मुझे बताओ बेटा वो सारी डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर सिस्टम से क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, वो सारी डिवाइसेस कहलाती है इनपुट डिवाइसेस। बिल्कुल सिंपल वर्ड मतलब में यूजर कंप्यूटर को जिन डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है, यूजर कंप्यूटर को जिन डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है, वो सारी डिवाइसेस कहलाती है इनपुट डिवाइसेस। लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। ठीक। अब कितने तरीके के इनपुट डिवाइसेस हैं? ध्यान से। पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। आप मुझे बताओ बेटा कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, इसका मतलब आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, इसका मतलब आप कीबोर्ड से कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हो। तो कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है? कीबोर्ड से जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो वो किस टाइप का होता है? आप कीबोर्ड से अल्फाबेट टाइप कर सकते हो, आप कीबोर्ड से नंबर टाइप कर सकते हो,
आप कीबोर्ड से @+ टाइप कर सकते हो, इसको बोलते हैं बेटा स्पेशल सिंबल्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेशल सिंबल्स। इसका मतलब आप कीबोर्ड से अल्फाबेट, कीबोर्ड से नंबर, कीबोर्ड से स्पेशल सिंबल्स टाइप कर सकते हो। इसका मतलब सर आप कीबोर्ड से जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे वो किस टाइप का होगा? अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल्स। लेकिन आपके मॉड्यूल ने अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल्स को एक वर्ड में लिख दिया, दैट इज टेक्स्ट। तो कीबोर्ड हेल्प इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट and text include alphabet, numeric and special symbols. क्लियर सर? कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का जाएगा? टेक्स्ट। सेकंड आते हैं सर माउस। माउस देखा होगा आपने। अब आप मुझे बताओ बेटा माउस से इनपुट किस टाइप का जाता है? सबसे पहले तो माउस, जब आप माउस को मूव करते हो तो आपकी स्क्रीन पे जो ये एरो होती है ये मूव करती है, इस एरो को बोलते हैं बेटा कर्सर। इस एरो को बोलते हैं बेटा कर्सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आप माउस को मूव करोगे तो इस कर्सर मूव होगा, कर्सर। कर्सर को आप माई कंप्यूटर पे ले जाके क्लिक करोगे तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा। कर्सर को ले जाके आप रिसाइकिल बिन पे क्लिक करोगे, रिसाइकिल बिन खुल जाएगा। कर्सर को ले जाके आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट खुल जाएगा। इसका मतलब सर कर्सर से जो भी इनपुट जाता है वो इनपुट क्या होता है बेटा? सिलेक्शन बेस्ड। क्यों? क्योंकि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आप माउस से उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। आप खुद सोचो ना, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे माई कंप्यूटर आ रहा है, माई डॉक्यूमेंट आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप माउस से उन मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। तो माउस इज यूज फॉर सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। और माउस को बेटा पता है क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि आप माउस से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसको पॉइंट करोगे। पॉइंट मींस कर्सर उस पॉइंट पे ले जाओगे और क्लिक करोगे और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का? टेक्स्ट। माउस से इनपुट किस टाइप का? सिलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं सर इनपुट डिवाइस में माइक। बहुत सिंपल, माइक या बेटा क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोफोन। आप मुझे बताओ माइक से इनपुट किस टाइप का है? माइक से आप इनपुट किस टाइप का दोगे? ऑडियो या बेटा वॉइस? सिंपल। माइक से इनपुट किस टाइप का जाएगा? ऑडियो या वॉइस? आप माइक से बोलोगे ना तो ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट आते हैं वेबकैम। देखा है? कैमरा, वेबकैम। वेबकैम से इनपुट किस टाइप का आएगा? आप मुझे बताओ कैमरा क्या करेगा? वेबकैम से इनपुट आएगा पिक्चर की फॉर्म में। वेबकैम तो पिक्चर ही लेगा ना, इमेज। तो वेबकैम से जो इनपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा? इमेज बेस्ड। पिक्चर की जगह वर्ड क्या लिखेंगे? इमेज। लास्ट आता है बेटा स्कैनर। देखा है किसी ने स्कैनर? अब मुझे बताओ बेटा स्कैनर क्या करता है? ये मत कहना सर स्कैन करता है, ये तो मुझे भी पता है। स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाएगा? स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाएगा कंप्यूटर में? पहली बात तो स्कैनर क्या करेगा? देखो ये आपके सामने बुक है, ये आपके सामने एक पेपर है, ठीक है? इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? जो भी इस पेपर पे लिखा हुआ है इसको एज इट इज कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना है। एक तरीका तो है कीबोर्ड से टाइप कर लो, लेकिन कीबोर्ड से टाइप करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, एक डिवाइस आती है स्कैनर। स्कैनर बिल्कुल एक तरीके से फोटोकॉपियर मशीन की तरह होती है, स्मॉलर साइज में।
आप स्कैनर पे इस पेपर को ऐसे रखो, एक लेजर लाइट आएगी। लेजर लाइट क्या करेगी, जो भी इस पेपर पे लिखा हुआ है उसकी फोटो क्लिक करेगी और उस फोटो को कंप्यूटर में इनपुट कर देगी। समझ आ रहा है? स्कैनर ने क्या क्लिक करी, फोटो, और उस फोटो को कंप्यूटर में इनपुट कर दिया। फोटो को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, इमेज। तो स्कैनर भी इनपुट किस टाइप का, कंप्यूटर को देगा, इमेज बेस्ड। स्कैनर क्या करेगा, जो भी आपके सामने है उसकी क्या क्लिक करेगा, फोटो, फोटो को कंप्यूटर में इनपुट कर देगा और फोटो को टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा, इमेज। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू यूजर कंप्यूटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस, उन डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखोगे, इनपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का जाएगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट इंक्लूड अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल सिंबल। दूसरा माउस। माउस से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो माउस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। माइक, माइक को माइक्रोफोन भी बोलते हैं। माइक से इनपुट किस टाइप का, ऑडियो या वॉइस की फॉर्म, दैट इज माइक हेल्प इन ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। नेक्स्ट आते हैं वेबकैम। वेबकैम से क्या होगी, इमेज, फोटो क्लिक होगी, तो वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। एंड लास्ट क्या आएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या करेगा, स्कैनर जो भी आपके सामने पेपर पे लिखा है उसकी क्या क्लिक करेगा, फोटो, और उस फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करेगा। फोटो की जगह वर्ड क्या लिखोगे, इमेज। तो स्कैनर ऑल्सो हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। तो आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, टॉपिक हार्डवेयर। आपने देखा सर हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज समथिंग वी कैन टच, फील एंड सी। चार तरीके के हार्डवेयर में, पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस में पहली कीबोर्ड। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। माइक helps in mic helps in audio या voice based input. Webcam and scanner helps in image based input. आई होप आपको क्लियर होगा। पहले टाइप का हार्डवेयर दैट इज इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है सर? अपडेट करो। हार्डवेयर की डेफिनेशन के बाद चार तरीके के जो हार्डवेयर हमें पढ़ने हैं। अब ए, पहला हार्डवेयर लिखो, ए, इनपुट डिवाइसेस। लिखो इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, पहले टाइप का हार्डवेयर दैट इज इनपुट डिवाइसेस। डैश डाल के लिखो, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। Input devices are those devices through which user interact with computer system. Full stop. Input devices are those devices through which user interact with computer system. Underline the word beta, user interact with computer system. Input devices are those devices through which user interact with computer system. Underline the word beta, user interact with computer system. Full stop. Input devices consist of following. Input devices consist of following. अब ये एरो लगा के जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख लो। फर्स्ट एरो पे लिखो कीबोर्ड, कीबोर्ड डैश डाल के लिखो, कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट।
कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। इनपुट डिवाइसेस में ही फर्दर है कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट? टेक्स्ट इंक्लूड अल्फाबेट, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल। लिखना नहीं है, बता रहा हूं। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड टेक्स्ट। सेकेंड एरो पे लिखो माउस, ब्रैकेट में लिखो पॉइंटिंग डिवाइस। क्या करता है माउस? माउस से आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। माउस ब्रैकेट में लिखो पॉइंटिंग डिवाइस, डैश जाके लिखो माउस हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। माउस हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड सिलेक्शन। अंडरलाइन द वर्ड सिलेक्शन। थर्ड लिखो माइक स्लैश माइक्रोफोन। माइक स्लैश माइक्रोफोन, डैश डाल के लिखो माइक हेल्प्स इन वॉइस बेस्ड इनपुट। माइक से आप किस टाइप का इनपुट दोगे, ऑडियो या वॉइस? तो लिख लो माइक हेल्प्स इन वॉइस बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड वॉइस। नेक्स्ट लिखो वेबकैम। वेबकैम हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड इमेज। Webcam helps in image based input. Underline the word image. Webcam helps in image based input. Underline the word image. लास्ट लिखो स्कैनर। स्कैनर से भी इनपुट किस टाइप का जाएगा? इमेज। तो डैश डाल के लिखो स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। अंडरलाइन द वर्ड इमेज। यहां कंप्लीट होता है आपका पहले टाइप का हार्डवेयर, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। कितने तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं बेटा? 4। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमने कितने तरीके का हार्डवेयर कंप्लीट किया? पहला इनपुट डिवाइसेस। अभी स्कैनर पे आते हैं। देखो बेटा, स्कैनर से मैंने आपको बताया, आपके सामने ये कुछ पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है? आपको इस पेपर पे जो भी चीज लिखी है इसको कंप्यूटर में एज इट इज इनपुट करना है, एंटर करना है। तो आपने इस पेपर को स्कैनर पे रखा, स्कैनर ने क्या करा? इस पेपर की फोटो क्लिक करी, फोटो मतलब इमेज, और कंप्यूटर में इनपुट कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, कान खुले, जो भी आपके सामने पेपर पे लिखा हुआ होता है, मींस जो भी आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जो भी आपके सामने पेपर पे लिखा है, ये जो आपके सामने पेपर पे लिखा है, ये जो बुक है, ये आपके सामने जो भी पेपर पे लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। जो भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जो भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है या कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, या कंप्यूटर में जो भी चीज स्टोर होती है, जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है या कंप्यूटर में जो भी चीज स्टोर होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ये चीज ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, जो भी आपकी बुक्स में आपने लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, या जो आपके मोबाइल में स्टोर है, या जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। अब स्कैनर पे यूं, ये क्या था? ये हार्ड कॉपी थी।
इसको मैंने स्कैनर पे रखा, स्कैनर ने इस हार्ड कॉपी की क्या क्लिक करी, इमेज, और कंप्यूटर में स्टोर कर दी। तो स्कैनर ने क्या करा, स्कैनर ने एक तो इमेज की फॉर्म में इनपुट दिया, और स्कैनर ने एक काम और नहीं करा, मैंने स्कैनर पे क्या रखा था, हार्ड कॉपी रखी थी, स्कैनर ने इस हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करा किस में बेटा, सॉफ्ट कॉपी में। खुद लॉजिक दिमाग लगाओ, स्कैनर पे मैंने हार्ड कॉपी रखी, स्कैनर ने इस हार्ड कॉपी की क्या क्लिक करी, फोटो, और कंप्यूटर में स्टोर कर दी, और कंप्यूटर में स्टोर होते ही वो क्या बन गई, सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर दो काम करता है, स्कैनर सबसे पहले तो इनपुट किस टाइप का देगा, इमेज, और स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो स्कैनर में आपने लिखा था स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट, फुल स्टॉप। स्कैनर में ही आगे लिखो, स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू आ सकता है। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है, दैट डिवाइस इज स्कैनर। तो लिखो फुल स्टॉप, क्या, स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। समझ आई लाइन, व्हाट इज हार्ड कॉपी, जो भी आपके सामने पेपर पे लिखा होता है या जो भी आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। जो भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी। थॉट लगाओ, स्कैनर ने क्या करा था, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। क्लियर है सर, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा बेटा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अ हार्डवेयर, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा, बिना देखे रिकॉल करो, हार्डवेयर की डेफिनेशन। हार्डवेयर की डेफिनेशन में आपने देखा, हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच, फील एंड सी। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट कॉमा आउटपुट कॉमा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। फिर आए हम लोग इनपुट डिवाइसेस। Input devices are those devices through which user interact with computer system. Input devices consist of following. पहला, कीबोर्ड। कीबोर्ड helps in text based input. कीबोर्ड से आप इनपुट किस टाइप का दोगे, टेक्स्ट इंक्लूड अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल सिंबल। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। माइक हेल्प्स इन वॉइस बेस्ड इनपुट, माइक के फुल फॉर्म माइक्रोफोन। Webcam helps in image based input. Scanner helps in image based input and scanner converts hard copy into soft copy. अब एक चीज नोटिस करिए आपने जो भी चीज बेटा नोट करी है, नोटिंग करते टाइम आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, रिटेन हो जाती हैं। तो हमारा तरीका रहेगा बेटा, जिस तरीके से हमने ये क्लास करी है इसी तरीके से आगे की क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा टॉपिक हार्डवेयर ही चल रहा है, जिसमें हार्डवेयर में हम लोगों ने पहले टाइप का हार्डवेयर कंप्लीट किया, इनपुट डिवाइसेस। इससे आगे का पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, हार्डवेयर ही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।